नमस्कार दोस्तों, बायो सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर वंशागति और विविधता के सिद्धांत में मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर चर्चा करेंगे। इस क्रॉस में जो सिद्धांत हैं, जो मेंडल द्वारा दिए गए नियम हैं, उन पर चर्चा करेंगे। भाई देखते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस है क्या। केवल एक या इकाई लक्षण को लेकर के कराए गए क्रॉस को ही मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अर्थात मेंडल ने क्या किया कि केवल एक ही प्रकार के लक्षण को लेकर के उनके बीच क्रॉस कराया, इसे ही मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए मेंडल ने तद्रुप प्रजनक लंबे पौधे और तद्रुप प्रजनक बौने पौधों के बीच क्रॉस कराया। मेंडल ने तद्रुप लंबा प्रजनक वाले मटर के बीजों को एकत्र किया और तद्रुप बौने प्रजनक वाले पौधे से बीजों को एकत्र किया और दोनों प्रकार के बीजों को अलग अलग उगाया। जब ये पौधे उग गए तो इनमें फूल खिलने के बाद लंबे पौधे के फूल से एंथर को तोड़ करके हटा दिया, एंथर को हटा दिया। इस क्रिया को इमैस्कुलेशन कहते हैं। जब ये फूल परिपक्व हो गया तो इसके स्टिग्मा पर बौने पौधे के पराग को, पोलन ग्रेन को छिड़क दिया और इसे पेपर से ढक दिया ताकि दूसरे फूल का पराग यहां पर न आए। इसी को क्रॉस कहते हैं। इस प्रक्रिया को संकरण क्रॉस कहते हैं। इसमें लंबे पौधे के स्टिग्मा पर बौने पौधे के पराग को छिड़क दिया गया। क्रॉस हुआ। निषेचन के पश्चात इस क्रॉस से प्राप्त बीजों को एकत्र किया मेंडल ने और उन्हें फिर से उगाया। इसमें जो क्रॉस में भाग लेने वाले पौधे हैं उनको पेरेंटल जनरेशन, जनक पीढ़ी कहा जाता है और इसे संकेत में पी से सूचित किया जाता है। जनक पीढ़ी से उत्पन्न होने वाले पौधों को हाइब्रिड कहते हैं और हाइब्रिड के प्रथम पीढ़ी को फर्स्ट फिलियल जनरेशन या F1 जनरेशन कहते हैं। आइए देखते हैं कि मेंडल ने कैसे क्रॉस किया। संकेत के हिसाब से इसको देख सकते हैं हम। तो मेंडल ने तद्रुप लंबा पौधा लिया और तद्रुप बौना पौधा के बीच क्रॉस कराया। लंबा के लिए जीन कैपिटल में डबल टी मान ले रहे हैं और बौना के लिए जीन को मैं स्मॉल डबल टी मान ले रहे हैं, क्योंकि जीन हमेशा जोड़ा नहीं रहता है तो यहाँ डबल रहेगा, यहाँ भी डबल होगा। इसको हमने बताया कि क्रॉस में भाग लेने वाले पौधों को पेरेंटल जनरेशन उसे पी से सूचित करते हैं। तो ये जनक पीढ़ी हो गया। इनका गैमेट का जब निर्माण करेंगे हम तो ये गैमेट अलग हो जाएंगे। ये गैमेट हो गया। अब क्रॉस कराएंगे तो गैमेट्स का क्रॉस कराएंगे। तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्योंकि ये हाइब्रिड है, हमने कहा कि जनक पीढ़ी से उत्पन्न पौधों को हाइब्रिड कहते हैं और ये हाइब्रिड हुआ और हाइब्रिड की प्रथम पीढ़ी को फर्स्ट फिलियल जनरेशन या F1 जनरेशन कहते हैं। ये F1 जनरेशन हुआ। F1 जनरेशन में 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए जो सभी लंबे थे, सभी लंबे थे, परंतु इनमें नाटेपन का जीन भी उपस्थित था। इसके आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रथम नियम प्रभाविता और अप्रभाविता
का प्रतिपादन किया, यह व्याख्या करता है कि जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इसमें कोई एक लक्षण प्रकट होता है और अपने साझेदार को प्रकट होने से रोक देता है या दबा देता है। इसमें प्रकट होने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण और अप्रकट यानी दब जाने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। तो F1 पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए जो सभी लंबे थे, परंतु उनमें नाटेपन का जीन भी दबा हुआ था यानी अप्रभावी था। मेंडल ने अपने अगले प्रयोग में F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों को के बीजों को उगाया और फिर इनके बीच क्रॉस कराया और क्रॉस के बाद F2 पीढ़ी का पौधा उगाया। तो अब F1 पीढ़ी में पौधे प्राप्त हुए हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस क्रॉस के लिए ये भी क्या होंगे, तो पेरेंटल जनरेशन होंगे। इसका भी गैमेट का निर्माण कर लेते हैं। अब इनके बीच फिर से क्रॉस कराया जाएगा तो देखते हैं कैपिटल टी और कैपिटल टी बनो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल डबल टी। इसको कहेंगे हम F2 जनरेशन। चूंकि हाइब्रिड का दूसरा पीढ़ी है तो इसको F2 जनरेशन कहेंगे। F2 जनरेशन में मेंडल ने पाया कि जो छिपे हुए लक्षण थे, दबे हुए लक्षण थे, वो अचानक प्रकट हुए, अलग होकर के तद्रूप पौधे का निर्माण कर लिए। मेंडल ने इस प्रयोग के आधार पर आनुवंशिकता का दूसरा नियम का प्रतिपादन किया जिसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। इसमें ये नियम व्याख्या करता है कि जब किसी हाइब्रिड पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उसमें दबा हुआ लक्षण गैमेट निर्माण के समय इस प्रकार अलग हो जाता है कि वह स्वतंत्रता पूर्वक अपना लक्षण प्रकट करता है। इसे ही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं, क्योंकि इसमें गैमेट के निर्माण के समय शुद्ध युग्मक का निर्माण होता है। जैसे यहाँ गैमेट का निर्माण हुआ तो कैपिटल टी और स्मॉल टी एकदम अलग अलग हो गए, शुद्ध हो गए, इसलिए इसे युग्मक शुद्धता का नियम एंड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहा जाता है। इस F2 जनरेशन में मेंडल को कुल 3 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए जो एकदम शुद्ध लंबे थे, हाइब्रिड लंबे थे और बौने थे। इसका अनुपात था 1:2:1। इस F2 जनरेशन से प्राप्त पौधों के आधार पर मेंडल ने हाइब्रिड को 2 श्रेणी में बांट दिया, एक फिनोटाइप और दूसरा जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है कि जीन संगठन का ख्याल रखे बिना बाहर से समान देखने वाले लक्षणों को या पौधों को फिनोटाइप कहते हैं, और दूसरा जीनोटाइप जो जीन के स्तर पर समानता को दिखाते हैं उसे जीनोटाइप कहते हैं। तो F2 पीढ़ी में जीन संगठन में देखते हैं यहाँ पर कि कैपिटल टी जो है डबल कैपिटल टी और एक कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पौधे तो दोनों लंबे हैं तो बाह्य रूप से इनका जीन संगठन हालांकि अलग अलग है परंतु बाह्य रूप से ये देखने में समान है, तो ये फिनोटाइप हुआ। और जीनोटाइप जिनका जीन संगठन समान है, जैसे यहाँ पर कैपिटल टी का जीन संगठन समान है, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी इसका दोनों का जीन संगठन समान है और इसका संगठन समान है। तो इसमें मेंडल को फिनोटाइप अनुपात के रूप में 3:1 यानी 3/4 पौधे लंबे प्राप्त हुए और केवल 1/4 पौधे बौने प्राप्त हुए। जीनोटाइप के अनुपात में मेंडल को 1:2:1 का अनुपात रेशियो प्राप्त हुआ, जिसमें एक शुद्ध लंबा था, 2 पौधे हाइब्रिड लंबे प्राप्त हुए और तीसरा शुद्ध बौना प्राप्त हुआ। यही मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। अब हम अपने अगले वीडियो में मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।